हेलो गाइस, तो आज हम वन शॉट फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इस यूनिट में, इस वीडियो में बेसिकली सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी कवर करने। सो एंड तक बने रहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा और आप उसमें जाके ये नोट्स को पा सकते हो, लेकिन ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए नहीं हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे hypnotics, sedatives and hypnotics, that is CNS depressants, right? तो CNS depressants, sedatives sedatives जो ड्रग्स होते हैं वो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करते हैं, एंजाइटी को काम करते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली स्लीप रिड्यूस नहीं करते। बट जब हम थॉटलेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नोटिस करते हैं कि हमें नींद आने लग जाती है। तो दिस इज हाउ दे वर्क। सो इनको एंजायोलिटिक या एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी कहा जाता है। उसके बाद है हिप्नोटिक्स। ये ड्रग्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं स्लीप को या मेंटेन करते हैं नॉर्मल स्लीप को, ठीक है। तो ये दोनों ही सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं, यानी हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को स्लो डाउन करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कम करते हैं, ठीक है। बस इनका थोड़ा सा टाइम एक्शन डोज रिलेशनशिप जो है वो अलग है। इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में ये बेस्ट यूज होते हैं। अब इसमें आते हैं सबसे पहली क्लासिफिकेशन, बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स क्या करते हैं? ये 3 मैकेनिज्म से वर्क करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म होता है इनका, ये इनहिबिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज गाबा, इसको इंक्रीज करते हैं। यानी जब वो हमारी एक्साइटेटरी एक्टिविटीज, इम्पल्सेस को ट्रैवल करवाना है ना, इधर उधर भेजना, वो कम कर देता है, तो उसको इंक्रीज करते हैं। क्योंकि हमें सीएनएस को डिप्रेस करना है, नींद लेके आनी है, तो एक्टिविटीज को स्लो डाउन करना है, इसलिए हम इनहिबिटेटरी को इंक्रीज करते हैं और एक्साइटेटरी को, जो उसको एक्टिव रखता है नर्वस सिस्टम को, उसको डिक्रीज करते हैं, राइट। तो इसके भी मैकेनिज्म्स होते हैं। जब उसने इनहिबिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करना है, यानी गाबा को इंक्रीज करना है, तो वो 2 तरह से काम करता है। एक गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन, एक गाबा माइमेटिक एक्शन। यानी एक में गाबा को हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, और दूसरे में गाबा को ही मिमिक करता है, उसके जैसा स्ट्रक्चर बना के। तो वो इस वे से अपना मैकेनिज्म जो है वो पूरा करता है। उसके बाद डिक्रीज करता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी ग्लूटामेट को। तो जब भी हमारे पास 2 ट्रांसमीटर्स होंगे, एक होगा इनहिबिटेटरी, एक होगा एक्साइटेटरी। जब हमने नींद लेके आनी है तो नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करना है, तो हम इनहिबिटेटरी को इंक्रीज करेंगे यानी गाबा को, और एक्साइटेटरी को रिड्यूस करेंगे यानी ग्लूटामेट को, राइट। इसके एग्जांपल्स ने लॉन्ग एक्टिंग में स्फीनोबार्बिटोल, शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटोल, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन, राइट। फिनोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटोन एंड थायोपेंटोन। अब हम आगे बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स की। बेंजोडाइजेपिन्स का मैकेनिज्म क्या होता है? ये इसमें से सिर्फ एक ही मैकेनिज्म करते हैं, गाबा फैसिलिटेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, या गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन ओनली, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये इंक्रीज करते हैं इनहिबिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी गाबा को इंक्रीज करते हैं, और वो जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देता है, इनहिबिट कर देता है सीएनएस को। इसकी क्या क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है? हिप्नोटिक्स, जिसमें हम याद रखेंगे डायजेपम एंड फ्लोराजेपम। एंटी एंजाइटी डायजेपम ही यूज होती है, और लोराजेपम। एंटी कन्वल्सेंट, इसकी एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी भी होती है जो ज़ोपिक्लोन एंड ज़ोल्पिडेम के थ्रू देखी जाती है। अब कुछ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स भी हैं, उनमें भी यही आते हैं जो एंटी कन्वल्सेंट एक्ट करते हैं, ज़ोपिक्लोन एंड ज़ोल्पिडेम, राइट। एक टर्म ट्रैंक्विलाइजर समझना जरूरी है। ये टर्म का मीनिंग है जो मेंटल टेंशन को रिड्यूस करती है और कामनेस प्रोड्यूस करती है विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ये भी बेंजोडाइजेपिन्स का ही काम है, राइट।
अब हम पढ़ेंगे NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं या उनके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। एंटीपायरेटिक्स जो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं लेकिन नॉर्मल पर्सन में हाइपोथर्मिया कॉज नहीं करते हैं, जिसको फीवर नहीं है। एनाल्जेसिक्स जो पेन को रिलीव करते हैं, यूजुअली ये भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में यूज होते हैं लेकिन माइल्ड। ठीक है, ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं कॉज करते। लाइक कई बार क्या होता है कि हम पेन को रिड्यूस करने के लिए कॉन्शियसनेस को कम कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करते हैं ये। आप कॉन्शियसनेस को एज इट इज रहने देते हैं बट पेन को रिलीव कर देते हैं। अब इसमें क्लासिफिकेशन आती है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। अब आपने क्या याद रखना है इसमें मैकेनिज्म। कॉक्स का मीनिंग होता है साइक्लोऑक्सीजनेज। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन, ये जो होते हैं ये किससे फॉर्म होते हैं? एराकिडोनिक एसिड से फॉर्म होते हैं बाय द एंजाइम कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। तो इस एंजाइम से जब ये फॉर्म होते हैं तो हमने इनको अंडरस्टैंड करना है, ये हर इन्फ्लेमेटरी साइट पे जनरेट हो जाते हैं। फिर ये क्या कॉज करते हैं? पेन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। लेकिन जो ये NSAIDs ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर देंगे, कॉक्स को इनहिबिट करेंगे, तभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो कम प्रोड्यूस होने लगेंगे, पेन कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। तो इस मैकेनिज्म से ये पेन रिलीफ करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। अब इसकी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स कैटेगरी हम पढ़ेंगे। तो जो ये कॉक्स है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, इसको नॉन सिलेक्टिवली यानी इसके जो 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, और ये दोनों पे काम कर जाते हैं यानी कोई सिलेक्टिव नहीं है। तो इसकी क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है? सैलिसिलेट्स जिसमें एस्पिरिन आ जाता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स इसमें आइबुप्रोफेन आ जाता है, एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव्स इसमें मेफेनमिक एसिड आ जाएगा, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इसमें डिक्लोफेनाक एसिक्लोफेनाक आ जाएगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इसमें हम इतना भी याद रख सकते हैं, सफिशिएंट है, राइट। इसके बाद प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स जो सिर्फ कॉक्स-2 पे काम करेंगे, यानी प्रेफर करेंगे कि वो कॉक्स-2 पे काम करें, राइट। प्रेफरेंशियल, ओके, सिर्फ कॉक्स-2 पे नहीं, प्रेफर करेंगे कॉक्स-2 पे। इसकी एग्जांपल है निमेसुलाइड। फिर सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स ये करेंगे सिर्फ कॉक्स-2 पे काम, प्रेफर टू, और ये किस पे करेंगे? ऑन कॉक्स-2। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव हो गए, वो नॉन सिलेक्टिव थे तो दोनों पे काम कर रहे थे। इसकी एग्जांपल में कॉक्सिब वाली आएंगी सारी, सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब, राइट। अब हम जाते हैं एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक्स जिनका पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है यानी माइल्ड एक्शन होता है। तो इसमें आते हैं पैराअमीनोफिनोल डेरिवेटिव्स, पैरासीटामोल वेरी फेमस। उसके बाद पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, मेटामाइजोल, और बेंजोक्साजोकिन डेरिवेटिव्स, इसमें आएगा नेफोपैम। तो ये 3 आप याद रख सकते हैं। इनके यूजेस क्या हैं? ये एनाल्जेसिक की तरह काम करते हैं, हेडेक में, बैकएक में, मायल्जिया यानी मसल पेन, जॉइंट पेन, पुल्ड मसल, टूथ एक, डिस्मेनोरिया में भी काम करते हैं। एज एंटीपायरेटिक में भी ये काम करते हैं, इफेक्टिवनेस इन द फीवर, ट्रीटमेंट ऑफ फीवर में काम करते हैं। कोई भी ओरिजिन का हो सकता है, एनाल्जेसिक्स के सिमिलर इनकी डोज होती है। एंटीपायरेटिक्स आर नॉट यूज्ड फुल इन फीवर ड्यू टू हीट स्ट्रोक, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हीट स्ट्रोक वाले फीवर में ये काम नहीं करते हैं। एक्यूट रूमेटिक फीवर में भी काम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी माइल्ड एक्शन होता है इसलिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी काम करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी काम करते हैं। इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? आपको पता है कि हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, राइट। तो बेसिकली इनका वहां पर पर्पस होता है। सबसे पहले क्या होता है? फीवर जो होता है वो इन्फेक्शन
के टाइम पर पायरोजीन्स को जनरेट कराता है। अब ये पायरोजीन्स जो है ये इंड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की जनरेशन को, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है? हाइपोथैलेमस में हो रहा है। हाइपोथैलेमस में जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है वो डिसरप्ट हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, है ना, रेज कर देते हैं टेम्परेचर को। फिर क्या है, नसेड्स जो होते हैं वो पायरोजीन्स को ब्लॉक कर देते हैं जिन्होंने ये सारा काम करवाया। तो जब यही ब्लॉक हो गए तो टेम्परेचर जो होता है वो अपने आप नॉर्मल आ जाता है। एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे काम करते हैं, ठीक है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कर देते हैं तो पेन सेंसिटाइजिंग मैकेनिज्म ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देते हैं, राइट। इनके साइड इफेक्ट्स हैं नॉजिया, वॉमिटिंग कॉमन रहते हैं, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, इंक्रीज ऑकल्ट ब्लड लॉस इन स्टूल, ठीक है, ब्लड लॉस भी हो सकता है स्टूल के अंदर। और ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज और पेप्टिक अल्सरेशन। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज में देखे तो नहीं गए, बट इसमें दो चीज़ें कॉमन है, बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडाइज़पीन्स। तो अगर बाय चांस ये आता है तो हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमने पीछे देखा था हिप्नोटिक्स में। अब हम करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग हाइपरटेंशन। तो डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का पर्पस हमें पता ही है, ये बीपी में, एडीमा में काम आते हैं, उनको डिक्रीज करते हैं एक्सेस फ्लूइड का लॉस करवा के। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होते हैं ताकि लोड को डिक्रीज करवा पाए हार्ट के ऊपर। तो जब लोड डिक्रीज होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि प्रेशर भी अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। इसकी क्या क्लासिफिकेशंस है? थायराइड, हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो हाई सीलिंग नंबर 1 पे होती है, थायराइड नंबर 2 पे एंड देन नंबर 3 पे। तो थायराइड्स में हम याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरोथायराइड, सेम सेम नाम है। फिर हाई सीलिंग में फ्यूरोसिमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पोटेशियम स्पेयरिंग में अमीलोराइड या स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। उसके बाद एस इनहिबिटर्स, हमें पता है कि रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसमें वेसोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू रेनिन जो होता है सिक्रीट होके बीपी को बढ़ाता है। लेकिन जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी जो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 to 2 बनाता है, तो बेसिकली उसको इनहिबिट कर देंगे जब हम, तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा और बीपी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो रास इनएक्टिवेट हो जाएगा और बीपी अपने आप फॉल डाउन कर जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हो। इसकी एग्जांपल है कैप्टोप्रिल। उसके बाद एंजियोटेंसिन 1, ये भी रास सिस्टम के अंदर ही आता है, तो इसको भी अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो आगे का साइकिल नहीं चल पाएगा। इसमें आती है टेलमिसार्टन या लोसार्टन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये भी हमने उसमें पढ़ा था, तो इसकी एग्जांपल आती है फिलोडिपिन। इसमें डिपिन डिपिन वाले सारे आते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, अब क्या है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो फाइट फ्लाइट सिस्टम होता है, वो बीपी को इंक्रीज करता है। जब हम उसको इनहिबिट करते हैं तो बीपी अपने आप फॉल डाउन कर जाता है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स कौन से हैं? बीटा एंड अल्फा, ठीक है। तो बीटा, और ये किसके थ्रू ड्रिवन होता है? एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, तो एड्रीनर्जिक सिस्टम होता है। तो जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये सिस्टम भी बीपी को लोअर डाउन कर देगा। इसकी एग्जांपल है प्रोप्रानोलोल और मेटोप्रोलोल। अब अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बीटा प्लस अल्फा में आप याद रख सकते हैं लैबेटालोल। इसमें भी सिंपैथिक सिस्टम को इफेक्ट करेगा, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। इसमें आ जाएगा क्लोनिडिन या मिथाइल डोपा। अब वेसोडायलेटर, ऑब्वियसली जब वेसल छोटी है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, उसको लड़ना पड़ेगा, राइट। जब वेसल बड़ी हो जाएगी तो उसकी टेंशन कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगी, तो आराम से फ्लूइड फ्लो कर जाएगा, तो बीपी ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा। तो इसमें हम बेसिकली याद रख सकते हैं आर्टेरियोलर प्लस वेनस
वेसोडाइलेटर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं जो पेन कॉज होती है चेस्ट में, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, उसको कम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या अबॉर्ट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं अटैक्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस 3 टाइप्स का था, स्टेबल, अनस्टेबल और प्रिंसमेंटल, राइट। तो ये एंजाइना को ट्रीट करते हैं बेसिकली। पेन सिंड्रोम होता है एंजाइना, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड सिचुएशन जो है वो अफेक्ट होती है इन द मायोकार्डियम, यानी कार्डियक टिश्यू के मसल्स का जो टिश्यू है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि डिमांड हार्ट की ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इस्चीमिया होता है और फिर पेन होती है, राइट। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं नाइट्रेट्स। ये आपने सुना होगा कि GTN बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ओरल, बकल या स्वैलो करके यूज करते हैं। जब हम कहते हैं पेशेंट को कि जब आपको पेन हो चेस्ट में तो आपने उसको टंग के नीचे रख लेना है टैबलेट को, GTN को। तो ये शॉर्ट एक्टिंग होती है, उसी टाइम एक्ट करके पेन रिलीफ करवा देती है। अगर हम लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो हम इसमें याद रखेंगे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसमें था ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, और लॉन्ग एक्टिंग में था आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम पे काम करते हैं, उनको डिक्रीज करते हैं, बीपी को डिक्रीज करते हैं, एंड हेंस हार्ट पे लोड डिक्रीज होता है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन या ब्लड कम हो जाती है। तो उससे क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम जो है एंजाइना की डिमांड सप्लाई की सॉल्व हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, हमने पहले भी देखी है। इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमने याद रखना है वेरापेमिल, वेरी इंपॉर्टेंट, और निफेडिपिन, फेलोडिपिन, ये भी डिपिन डिपिन वाले। पोटेशियम चैनल ओपनर में हमने याद रखना है नाइकोरैंडल, इसमें कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है और पोटेशियम को ओपन करना है, ये याद रखना है। अदर्स में डायपिराडामोल आप याद रख सकते हैं। एक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी हमें जानने ज़रूरी है, जो जब हम प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करने के बेसिकली काम आता है, ब्लड को लॉस होने से रोकते हैं, लेकिन जब ये वर्क करना बंद करते हैं तो हमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देने पड़ते हैं एज प्रोफाइलैक्सिस, यानी पहले ही देने पड़ेंगे बिफोर द इंजरी हैपन्स, राइट। ये किन किन डिसऑर्डर्स में होते हैं, थ्रम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स में देने पड़ते हैं। अब इन ड्रग्स की एग्जांपल है एस्पिरिन, टिक्लोपिडिन, राइट। अब पेशेंट्स जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, आपको पता है उनमें भी प्लेटलेट के प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनको भी ये होने का चांस रहता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स होने का चांस रहता है, ठीक है। वैसे थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन यही है कि ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड क्लॉट ब्रेक करके अपनी ओरिजिनल साइट यानी इंजरी की साइट से कहीं और ट्रैवल करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और ऐसी जगह जाके अटक जाता है कि आगे जाके ये ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, जिससे फिर वो ब्लड वेसल जिस ऑर्गन को सप्लाई करिए उसका ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, इस्चीमिया भी हो सकता है। अब हम करेंगे एंटी डायरियल ड्रग्स जो डायरिया के मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। डायरिया बहुत फ्रीक्वेंट होता है, कभी कभी उसमें पुअरली फॉर्म्ड स्टूल्स भी होते हैं जो कि प्रॉपरली डाइजेस्टेड मील के नहीं होते हैं, ठीक है। तो WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 और मोर लूज और वाटरी स्टूल्स इन 24 आवर पीरियड, ठीक है। तो अगर 3 और मोर लूज स्टूल्स रह रहे हैं तो उसको हम डायरिया लेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सेस वाटर, जब हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कुछ गलत खाने की वजह से कई बार हो जाता है, तो एक्सेस वाटर जो है वो फीसेस में एक्सपीरियंस किया जाता है। अब इससे क्या है, डिक्रीज, ये किन किन रीजन से हो रहा है, बेसिकली कॉजेज है डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑब्वियसली फीसेस के थ्रू बाहर आ जाएगा। इंक्रीज सिक्रीशन बाय इंटेस्टिनल म्यूकोजा, म्यूकोजा अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रही है तो वो भी बाहर आ जाएगी थ्रू फीसेस। इंक्रीज ल्यूमिनल ऑस्मोटिक लोड, अब क्या है, लोड ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा खा लिया है या बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स ले ली हैं, तो उससे भी लोड बढ़ जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा ही
फीसिस के थ्रू बाहर आएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोजा हो जाए तो अच्छे से काम नहीं होगा, तो म्यूकोजा का एक्सुडेशन हो जाएगा ल्यूमेन के अंदर और फिर वो फीसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला आता है रिहाइड्रेशन, जिसमें अगर तो ज़्यादा फ्लूइड लॉस है तो हम आईवी रिहाइड्रेशन करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर पर्सन का वेट 50 kg है और उसका 10% यानी 5 kg वाटर लॉस हो चुका है, फ्लूइड लॉस हो चुका है बेसिकली, तो हम उसको इमरजेंसी कंडीशन कंसिडर करके आईवी रिहाइड्रेशन करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ही लॉस हुआ है, जैसे नॉर्मल रूटीन में हो जाता है, तो हम ओरल रिहाइड्रेशन ORS देते हैं, राइट। ORS की यहाँ पर कंटेंट्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि हमने न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना कि हम डायरिया के पेशेंट को न्यूट्रिशन देना बंद कर दें। हमने उसको ज़्यादा हैवी फूड नहीं देना है, बट उसको इतना न्यूट्रिशन देना है कि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की चलती रहे और सारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस ना हो जाए। जब वो थोड़ा नॉर्मल होने लगे, खाने लायक होने लगे, तो उसको सिंपल फूड्स लाइक अगर इन्फेंट है तो ब्रेस्ट मिल्क और हाफ स्ट्रेंथ बफलो मिल्क, बॉइल्ड पोटैटो, राइस, चिकन सूप, बनाना, सागो, ये सब उसको देना चाहिए। फिर ड्रग थेरेपी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होते हैं, अगर तो नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज से डायरिया हो रहा है तो एंटी माइक्रोबियल कोई काम नहीं आते, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में नहीं काम आएंगे, सिलिक डिजीज, पैनक्रेटिक एंजाइम डेफिशिएंसी में नहीं काम आएंगे, और थायरोटॉक्सिकोसिस, इन किसी में भी कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन नहीं है इसलिए। लेकिन जब पैथोजेनिक इन्फेक्शन है, सिवियर डिजीज है, तब एंटी माइक्रोबियल्स काम आएंगे क्योंकि हम कॉजेटिव एजेंट को अटैक करें बेसिकली। तो ट्रैवलर्स डायरिया, इसमें क्या होता है कि लो इम्यूनिटी होने के कारण जब इंसान ट्रैवल करता है तो वो उस प्लेस में जाके डायरिया कॉज हो जाता है उसको। शिगेला एंटेराइटिस के केस में, नॉन टाइफॉइड सैल्मोनेला के केस में, यर्सिनिया एंटेरोकोलिटिका इसके केस में, और एंटी माइक्रोबियल्स कोलेरा, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल और अमीबियासिस में भी यूजफुल है, राइट। अब नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स जो होते हैं, इसमें आ जाएंगे एब्जॉर्बेंट्स जो एब्जॉर्ब करेंगे एक्सेस फ्लूइड को, इसफैगुला, साइलियम, मिथाइल सेलुलोज। अब ये कौन सी कंडीशंस में यूज हो सकते हैं? IBS में हो सकते हैं, इलियोस्टोमी डायरिया में हो सकते हैं, कोलोस्टोमी डायरिया में हो सकते हैं। एंटी सिक्रीटरी यानी जो एक्सेस सिक्रीशंस को अवॉइड करेंगे, फॉर एग्जांपल म्यूकस की एक्सेस सिक्रीशन को, तो उसमें हम याद रख सकते हैं एट्रोपिन, राइट। तो ये किस में काम आएगा? और सल्फासैलाजिन, ये आएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBD, ट्रैवलर्स डायरिया, एड्स में डायरिया, क्योंकि एड्स में भी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है तो डाइजेशन में इशू आता है, अक्यूट सिक्रीटरी डायरिया, राइट। और एंटी मोटिलिटी जो मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन जैसे पेरिस्टालसिस जो होती हैं उनको इनहिबिट करते हैं और कम करते हैं, तो उसमें आ जाएगा कोडीन, लोपेरामाइड। आपने देखा होगा जब हम लोपेरामाइड रेगुलर में कंज्यूम करते हैं तो हमें नॉर्मल बॉवल मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए क्योंकि उसकी जो हमारा गट होता है उसकी मोटिलिटी पे इफेक्ट करता है ये। ट्रैवलर्स डायरिया, इडियोपैथिक डायरिया जिसका कॉज हमें नहीं पता, आफ्टर एनल सर्जरी, और कोलोस्टोमी। डायूरेटिक्स हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, जो इंक्रीज करते हैं यूरिन फॉर्मेशन और आउटपुट को थ्रू GFR इंक्रीजिंग या सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करके उसको इंक्रीज करवाते हैं। तो इसमें थायजाइड्स हमने किए थे, लूप डायूरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड, और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स अमीलोराइड। थायजाइड्स में था हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। अब इसका यूज जो होता है किसमें होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, CHF, एडीमा, हाई ब्लड प्रेशर और एरिथमिया में। इसके साइड इफेक्ट्स मोस्टली हेडेक, डिजीनेस, थर्स्ट, गाउट, डायरिया, स्किन रैशेस, मसल क्रैम्प्स और किडनी फेलियर्स होते हैं, राइट। एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये डायबिटीज के मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें आती है क्लासेस सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है, जो इंसुलिन सिक्रीशन
इंक्रीज करवाते हैं बाय एग्जिस्टिंग बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए वो तो नहीं कर पाएंगे, तो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे ही ज्यादा काम लेना, तो ये काम होता है सल्फोनाइल यूरिया का। इसमें टॉलब्यूटामाइड कर सकते हो याद, ग्लीमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लेमाइड और ग्लिपिजाइड। बाइगोनाइड्स में बाइगोनाइड्स का क्या मैकेनिज्म है, ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी जो लिवर में ग्लूकोज फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट करते हैं, तो ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े ना, राइट। तो मेटफॉर्मिन इसकी एग्जांपल है। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको भी ओवरकम करती है। मेग्लिटिनाइड इसमें एग्जांपल है रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। थायाजोलिडीन थायाजोलिडीन में क्या होता है, पायोग्लिटाजोन्स। और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में ए कार्बोस, इसकी स्पेलिंग है ए कार्बोस। लाइक ये क्या करते हैं, डाइजेशन के साथ इंटरफेयर करके ग्लूकोज को अपनी लोअर फॉर्म में नहीं आने देते, उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहने देते, यानी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देते। तो इसके एग्जांपल है ए कार्बोस। तो ऐसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता नहीं है। मैकेनिज्म क्या होते हैं इनके, स्टिमुलेटर्स ऑफ इंसुलिन रिलीज बाय बीटा सेल्स जो हमने ऊपर डिस्कस किया, सल्फोनाइल यूरियाज और मेग्लिटिनाइड दोनों ही इससे काम करते हैं। के एटीपी चैनल ब्लॉकर्स भी होते हैं ये, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। इनहिबिटर्स ऑफ हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस बाइगोनाइड्स, ये भी हमने डिस्कस किया। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कौन ओवरकम करता है, ग्लूटाजोन्स करते हैं। और डाइपेप्टिडाइल डाइपेप्टिडेज 4 को कौन इनहिबिट करता है, सीटाग्लुटिन। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, अब जैसे आपने मेडिसिन ले ली और खाना नहीं खाया, लाइक या प्रॉपर मील नहीं लिया, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल से भी लोअर ग्लूकोज लेवल आ सकता है, वेट गेन हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एलर्जिक रिएक्शंस, लिवर डिजीजेस और सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स आ सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो रिवर्सिबल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी करते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं, जो फर्टिलिटी को अवॉइड करते हैं, सप्रेस करते हैं, राइट। तो ये केमिकल भी होती है, मैकेनिकल भी होती है। केमिकल थ्रू हार्मोनल थेरेपी जो अब हम डिस्कस करेंगे, और मैकेनिकल थ्रू आईयूसीडी या बैरियर मेथड्स। फर्टिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय ड्रग्स। अब इसमें मैकेनिज्म क्या आएगा, या तो वो ओव्यूलेशन ही इनहिबिट कर देंगे, या सर्विकल म्यूकस को इनहिबिट कर देंगे ताकि वो इम्प्लांटेशन ना कर पाए, ठीक है, या डायरेक्टली इम्प्लांटेशन से इंटरफेयर करेंगे, या एग की ट्रांसपोर्ट को स्लो डाउन कर देंगे ताकि प्रॉपरली टाइम पे इम्प्लांटेशन ना हो पाए और आगे का प्रोसेस ना चले, प्रिवेंट कर देंगे ओवम की मैच्योरेशन को, और स्पर्म की जो कैपेसिटेटिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसको बेसिकली प्रिवेंट कर देंगे, तो उनका जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। या फिर इम्यूनोलॉजिकल मेथड से इम्यून सिस्टम के साथ इंटरफेयर करके और स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करके, ताकि स्पर्मेटोजोआ प्रॉपरली ट्रैवल ही ना कर पाए एग तक। अब इनकी क्लासिफिकेशन में आएगी कंबाइंड पिल, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टिन का कॉम्बिनेशन होती है, इसके एग्जांपल है माला डी और ओवराल। फेज्ड रेजिमेंट्स, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन की डोज कांस्टेंट रखी जाती है 30 to 40 माइक्रोग्राम, बल्कि प्रोजेस्टिन की जो अमाउंट है वो पहले लो रखते हैं और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते हैं इन द सेकेंड एंड थर्ड फेज, ठीक है। ये 35 ईयर्स प्लस वुमेन्स के लिए, और मैकेनिज्म इसका सेम एज कंपेयर टू कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल होती है, इसके एग्जांपल है, इसमें लो डोज ऑफ प्रोजेस्टिन होती है, ठीक है, और ये डेली ली जाती है, तो इसके एग्जांपल है ओवरेट। इसके बाद पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन, कई बार जो होता है, कई बार कॉइटस के बाद जो है कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ती है,
क्योंकि अनएक्सपेक्टेड या एक्सीडेंटल एक्सपोजर रह जाता है, जैसे कि रेप केसेस में या नॉर्मल एक्सीडेंटल केसेस भी रहते हैं। तो उसमें क्या है, हमें एज अर्ली एज 72 आवर्स में करना होता है कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, डिसलॉज कर देते हैं इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट को, या फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के साथ इंटरफेयर करके जाइगोट फॉर्मेशन को रोकते हैं या इम्प्लांट होने से रोकते हैं एम्ब्रियो को, राइट। उसके बाद है आई पिल, इसकी एग्जांपल है आई पिल, ओवेरल, राइट। अब हम पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो हिस्टामिन के ऑपोजिट एक्शन करते हैं, एंटागनाइज करते हैं। हिस्टामिन क्या कॉज करता है, एलर्जीज, कोल्ड, कफ, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट होते हैं। इसमें H1 एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, H2 एंटागनिस्ट होते हैं और H3। तो H1 को डिटेल में देखते हैं। इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं। हाईली सेडेटिव, जिसमें हमने याद रखना है हाइड्रोक्सीजन। फिर मॉडरेटली सेडेटिव, जो थोड़ी सी नींद लाते हैं, बिकॉज हम जब भी कोल्ड कफ सिरप लेते हैं तो हमें नींद आती है, राइट, तो इसीलिए आती है क्योंकि उनका सेडेटिव एक्शन होता है। फेनिरामिन। फिर माइल्ड सेडेटिव में आता है क्लोरफेनिरामिन, सिमिलर नेम, ठीक है, एंड डेक्सक्लोरफेनिरामिन, राइट। सेकेंड जनरेशन में आता है सिट्रीजन एंड लीवोसिट्रीजन, ये हमने सबने सुना हुआ है। H2 एंटागनिस्ट, ये ब्यूरिमामाइड को ये ब्यूरिमामाइड जो ड्रग है ये फर्स्टली डेवलप की गई थी 1972, जिसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बेसिकली हमने सिर्फ एग्जांपल देखनी है, सिमेटिडिन, राइट, सिमेटिडिन। H3 एंटागनिस्ट का क्लिनिकल यूज नहीं होता है। एंटी मलेरियल ड्रग्स भी हमने डिटेल में एक वीडियो में देखे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये ड्रग्स प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करते हैं रिलैप्स ऑफ मलेरिया की, यानी उसके ट्रीटमेंट में, उसको प्रिवेंट करने में, और अगर हमें रिस्क लगता है तो उसको भी अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। 4 टाइप्स के प्रोटोजोआ पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम कॉज करते हैं इनको, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल, वाइवैक्स और फैल्सीपैरम। फैल्सीपैरम की स्पेलिंग ये है, राइट। इनकी पैथोलॉजी क्या होती है, ये मैकेनिज्म रहता है कि जो स्पोरोजाइट्स होते हैं उनमें लिवर में जो होती है प्री एरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी होती है, ठीक है, और जो उसके बाद आरबीसी में होती है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी। तो उनको प्रिवेंट करना है बेसिकली हमने। तो फिर इनके जो स्पोर्स हैं, जो मीरोसोम्स हैं, शिजोन्स हैं, वो फिनिश हो जाते हैं और वो आगे कॉज नहीं कर पाते मलेरिया। मैकेनिज्म इसका 4 टाइप से होता है। कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस में आपने याद रखना है प्रीमाक्विन, ये क्या करते हैं, मेच्योरेशन ऑफ स्पोरोजाइट्स या को अवॉइड करते हैं मेच्योरेशन को, या फिर उनको डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं, राइट। सप्रेसिव्स जो होते हैं वो एरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी, यानी शिजोगोनी को हम बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो स्पोर्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एरिथ्रोसाइट के अंदर, उसको सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल क्यूनिन और आर्टिमिसिन। रेडिकल जो होते हैं वो जड़ से खत्म कर देते हैं, ठीक है, टोटल एरेडिकेशन कर देते हैं एरिथ्रोसाइटिक और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी, वही जो लिवर में हो रही होती है और ये आरबीसी में हो रही होती है। तो उनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर देते हैं, वो मर जाते हैं और आगे कॉज नहीं कर पाते हैं मलेरिया। इसकी एग्जांपल भी प्रीमाक्विन है। गेमिटोसाइडल, ये जो होते हैं ना, इनका पर्सन जो जिसको ट्रीट कर रहे हैं उस पे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इससे उसके गेमीट्स मर जाते हैं। और जो मलेरियल पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, उसके गेमीट्स मर जाते हैं तो आगे ट्रांसमिट होने से बच जाता है, राइट। इसकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है 4 अमीनो क्विनोलिन्स, जिसमें क्लोरोक्विन आएगा, क्विनोलिन मिथेनॉल जिसमें मेफ्लोक्विन आएगा, सिंचोना एल्कलॉइड
जिसमें क्विनीन क्विनिडीन आएगा, 8 अमीनो क्विनोलिन्स प्राइमाक्विन आएगा, 4 अमीनो में 4 क्लोरो याद रखना है, और 8 अमीनो क्विनोलिन्स में 8 प्राइमा, प्राइम 8 हो गया ना, बड़ा हो गया 8, इसलिए 4 से बड़ा नंबर 8, तो 8 अमीनो में प्राइमाक्विन। फिर सेस्क्विटर्पिन लैक्टोन्स, ये बहुत इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं, ये हैं आर्टिसोनेट और आर्टिमीथर। अब हम आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विटामिन्स, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो फूड में फाइंड आउट किया जाता है, ये बॉडी के अंदर नहीं बनता है और स्मॉल क्वांटिटीज में बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस भी होती हैं। ठीक है, कोफैक्टर भी होता है ये एंजाइम्स के कुछ रिएक्शंस में, एंजाइम फॉर्म होते हैं तो उनसे कुछ रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं बॉडी में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे ये कम क्वांटिटी में चाहिए। विटामिन के, फोलिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड, साइनाकोबाल्मिन, ये सब सिंथेसाइज किससे होते हैं? बैक्टीरियल फ्लोरा। आपको पता है ना कि हमारी इंटेस्टाइन में कुछ हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उनके थ्रू ये सिंथेसाइज किए जाते हैं। इनसफिशिएंट डाइट से इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अब्जॉर्प्शन नहीं हुई होती कई बार जीआईटी से प्रॉपर, यूटिलाइज नहीं होते कई बार प्रॉपरली, और डिमांड कई बार इंक्रीज हो जाती है, जैसे ग्रोथ में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में या स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, तो तब इनकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। इनकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं, फैट सॉल्युबल ADE के और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं इसमें बहुत सारे विटामिन इंक्लूडेड होते हैं। अब विटामिन का नेम, इनकी डेली रिक्वायरमेंट और डेफिशिएंसी करेंगे हम, प्रिपरेशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। विटामिन ए, जिसको रेटिनोल कहते हैं, ठीक है, 600 माइक्रोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये हम ना कंज्यूम करें तो नाइट ब्लाइंडनेस, केरेटोमलेशिया, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, बोन पेन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ये कॉज हो सकते हैं। ये टेबल को आप याद कर लेंगे। कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी, ठीक है, ये ADE के सारे फैट सॉल्युबल हैं, इसकी 5 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट होती है। ये कॉज करता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी वैसे ही आपने प्रिपरेशन भी सुनी होगी, कैल्सीरोल। अल्फा टैकोफेरोल यानी विटामिन ई, 10 mg रिक्वायरमेंट, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कॉज करता है, मायोपैथी और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। फिर विटामिन के यानी फाइटोनेडियोन, 80 माइक्रोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट है, क्रोनिक लिवर डिजीज, वारफेरिन ओवरडोज, टेंडरिक टू ब्लीड, प्रोलॉन्ग्ड कीमोथेरेपी। अगर कीमोथेरेपी के टाइम पे इसको ना रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाए तो ये प्रोलॉन्ग कर देगा उसको। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B1, थायमिन 1.5 mg, बेरी न्यूराइटिस और अल्कोहलिक न्यूराइटिस कॉज करता है। राइबोफ्लेविन, जिसकी रिक्वायरमेंट विटामिन B2, जिसकी रिक्वायरमेंट 1 to 2 mg है, ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस कॉज करता है। इसके नाम भी इजी है, राइबोफ्लेविन से ही है, तो हम ये भी याद रख सकते हैं। B3 नायासिन 5 to 20 mg, पेलेग्रा कॉज करता है ये, PELLAGRA, पेलेग्रा और हाइपरलिपिडीमिया। फिर विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन 1 to 3 mg, मॉर्निंग सिकनेस, इन्फेंटाइल कन्वर्जन्स, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस और कन्वर्जन्स कॉज करता है। B12 कोबाल्मिन, ये 1 to 3 mg रिक्वायर्ड होता है और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। उसके बाद विटामिन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड इसको कहा जाता है, 50 to 60 mg इसकी डोज होती है, रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड की और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की। स्कर्वी कॉज करता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और एसिडिफाइंग यूरिन, बिकॉज ये एसिडिक प्रिपरेशन है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिनिश हो गए हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको कोई और नीड हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।